डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सारे के सारे एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो हमारा आज का जो वीडियो है, इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम सॉल्व करने वाले हैं। यस, ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा या आपके प्रिपरेशन को अच्छे से करवाएगा। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मान करके चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं ये सब आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले यहां पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास 12th की एनसीईआरटीज के अंदर चैप्टर नंबर 10th है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बिहाफ पर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सारे के सारे चैप्टर जो है वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि हेलो एल्केन की सहायता से लगभग सभी प्रकार के अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, एज वेल एज हेलो एल्केन को रिमेनिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सभी की सहायता से बनाया भी जा सकता है। और इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसको मान करके चलता हूं। तो आइए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन हमेशा बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड इज। कुछ एल्कोहल आपको दे रखे हैं और आपको बोला जा रहा है कि इन एल्कोहल में अगर आप HX मिलाते हैं तो एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा ये क्या होगा। तो आंसर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो रिएक्शन है उसका बेसिक आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। तो आपको दिया हुआ है एल्कोहल यानी कि ROH। इस एल्कोहल के अंदर आपको HX मिलाना है और आप जानते हैं कि HX एक एसिड होता है जो बड़ी आसानी से H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों, किसी भी एल्कोहल पर जब H पॉजिटिव रिएक्शन करता है तो सबसे पहले एक एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर H प्लस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो यहां से बन जाता है ऑक्सोनियम आयन इस तरीके से। अब बच्चों, ये जो ऑक्सोनियम आयन होता है, इस ऑक्सोनियम आयन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से उसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और इसलिए इसको एक अल्टीमेट लिविंग ग्रुप माना जाता है। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर बनाते हुए, तो यहां से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये बन जाता है R पॉजिटिव विच इज नॉन एज कार्बोकेटाइन। ओके, और कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद फाइनली जो X नेगेटिव है वो X नेगेटिव यहां पर अटैक करिएगा और रेस्पेक्टिव एल्किल हैलाइड बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो बच्चों, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इसके अंदर आपको नजर आया कि कार्बोकेटाइन बनेगा ही बनेगा, और आप जानते हैं कि जहां पर कार्बोकेटाइन बना करके सब्स्टिट्यूशन हो रहे होते हैं इनको SN1 टाइप के रिएक्शन बोला जाता है। तो यहां पर जो आप रिएक्टिविटी निकालने वाले हैं ये स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के हिसाब से निकाली जाएगी, और स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन निकालने का तरीका क्या है कि आप OH को हटा करके कार्बोकेटाइन बना करके सोचिए। ठीक है ना। तो पहले वाले केस में जब आप OH को हटा करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरे वाले केस में जब आप OH को हटा करके कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो ये बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। सिमिलरली तीसरे वाली स्ट्रक्चर में जब आप OH को हटा करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो ये बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हमें स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से मतलब है, और आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर 3 डिग्री होगा तो उसके अंदर प्लस आई भी ज्यादा लगेगा, और उसके साथ साथ जो तीनों साइड पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है उसका मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन बेनिफिट भी आपको नजर आता है। तो आइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन C वाला है,
दैट्स वाई उससे रिलेटेड एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो सबसे आगे तो आ जाएगा सी। उसके बाद 2 डिग्री वाला ले लीजिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और सबसे बाद में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दैट्स वाई आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ उसी प्रकार का है, एक बार ध्यान से रीड करिएगा। Which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrate HCl at room temperature? बच्चों यहां पर भी कुछ एल्कोहल आपको दे रखे हैं और रेस्पेक्टिव एल्किल क्लोराइड बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि आसानी से बनना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा एल्कोहल चूज करना है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। एम आई राइट? मैक्सिमम रिएक्टिव एल्कोहल शुड बी कंसीडर्ड। और जैसा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने समझा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी मानी जाएगी? 3 डिग्री वाले की, क्योंकि उससे रेस्पेक्टिव 3 डिग्री कार्बोएटाइन बनेगा और इसीलिए रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बस आप एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर लीजिए, अपने आप आंसर आपको नजर आएगा। ये 1 डिग्री वाला एल्कोहल है, ये 2 डिग्री वाला एल्कोहल है, ये 1 डिग्री वाला एल्कोहल है और ये 3 डिग्री वाला एल्कोहल है। तो आपका जो आंसर है वो 3 डिग्री एल्कोहल के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से रीड करिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एनिलीन आपको दिया हुआ है और उसके साथ जो रिएजेंट है ये आपको दे रखा है NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पर, यानी कि एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो काफी डिटेल में नाइट्रोजन फैमिलीज में यानी कि अमाइंस में एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। हम भी आगे काफी डिटेल में इसको पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ये आंसर नहीं बनाना क्योंकि आंसर तो आपको दे रखा है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, और इसके अंदर जो NH2 ग्रुप है ये N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्टेबल एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे रिएजेंट जो आपके सामने है ये क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। और बच्चों ये जो क्यूप्रस क्लोराइड होता है ये एक ऐसा रिएजेंट है जो N2 पॉजिटिव को हटा करके एग्जैक्टली यहां से क्लोराइड बेंजीन रिंग पर अटैच करा देता है। अब आप बोलोगे सर N2 पॉजिटिव कैसे निकलेगा? तो भैया N2 पॉजिटिव को ध्यान से सोचो कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन की ईएन अच्छी खासी है और पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो क्यूप्रस क्लोराइड मिलाने पर होगा क्या? N2 पॉजिटिव एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्लोराइड यहां से निकलेगा और क्यूप्रस क्लोराइड से क्लोराइड जाकर के इस ग्रुप के बदले अटैच हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जिसको सेंडमेयर रिएक्शन भी बोला जाता है। तो आपका जो आंसर आया इसमें होगा क्या? बेंजीन रिंग पर क्लोरीन आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा और जिस लिविंग ग्रुप की मैं बात कर रहा था वो ऑलरेडी यहां पर आपको दे भी रखा है। तो आपका जो आंसर है वो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, टोलुइन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, दिस रिएक्शन इज। हम लोग डिसीजन लेवे उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा कि रिएक्शन लिख करके आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, टोलुइन आपको लेना है तो ये हो गया टोलुइन। इस टोलुइन की जो रिएक्शन है ये आपको हेलोजन के साथ करनी है। मैं कोई सा भी हेलोजन ले लेता हूं, सपोज मैंने Cl2 लिया हुआ है और जो प्रेजेंस है यानी कि कैटलिस्ट है ये आपको दिया हुआ है आयरन +3 क्लोराइड यानी कि FeCl3। प्रोडक्ट बना करके दे रखा है ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। तो जो टोलुइन है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक क्लोरीन ऑर्थो पर इंसर्ट करवा रखा है और दूसरा वाला जो क्लोरीन है ये इंसर्ट करवा रखा है पैरा पोजीशन पर, जैसा कि स्टेटमेंट से साफ साफ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो बच्चों इस रिएक्शन की बात की जा रही है और हमसे बोला जा रहा है कि दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज। तो बच्चों डेफिनेटली आपके मन में आंसर आ गया होगा कि ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर SE बोला जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है ये FeCl3 की प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाकर के अटैक करेगा। और ये जो मिथाइल है ये क्या होता है बच्चों?
एक्टिवेटिंग ग्रुप एज वेल एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी वजह से जो आने वाला Cl पॉजिटिव है ये ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजिशन पर इंसर्ट कर रखा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में साफ साफ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज से साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें रिएक्टेंट के अंदर भी हेलोजन हो और प्रोडक्ट के अंदर भी हेलोजन हो, तभी जाकर के आप उसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोल पाओगे। तो आइए ऑप्शन देखिएगा। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जिसके अंदर यहां पर भी एक हेलोजन आपके सामने है और यहां पर भी एक एल्किल आयोडाइड यानी कि एक हेलो एल्केन बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है जिसके अंदर आपको दोनों ही साइड हेलोजन नजर आ रहे हो। इस बिहाफ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये केवल और केवल फर्स्ट जाएगा। बच्चों हेलोजन एक्सचेंज मेथड जो है ये काफी फेमस मेथड माने जाते हैं, जिसके अंदर दो रिएक्शन आपके सिलेबस के हिसाब से अवेलेबल है। एक होती है स्वार्ट रिएक्शन और एक होती है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो उसी को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसके अंदर यहां पर दिया हुआ है ब्यूटेन, और यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, एक प्रोडक्ट बना रखा है 1 क्लोरोब्यूटेन और एक प्रोडक्ट बना रखा है 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है ना, यानी कि अगर अपन रिएक्शन को रिलेट कर लें तो एल्केन के अंदर या ब्यूटेन के अंदर जो हाइड्रोजन था उसको सब्स्टिट्यूट कर रखा है क्लोरीन से। और ऑब्वियस सी बात है यहां दो प्रकार के हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी या 1 डिग्री वाला तो उसको रिप्लेस करके ये वाला आंसर बना दिया, और एक है 2 डिग्री वाला या सेकेंडरी वाला तो उसको रिप्लेस करके ये वाला आंसर बना दिया। अब आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि एल्केन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये कैसा होता है और किस कंडीशन में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख भी देता हूं आपके लिए, दिस रिएक्शन इज नॉन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल बनाने के लिए या तो सनलाइट होना चाहिए, या फिर हाई टेम्परेचर अवेलेबल होना चाहिए, और या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट अवेलेबल होनी चाहिए जो कि रिएजेंट क्लोरीन को फ्री रेडिकल में ब्रेक कर सके। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, डार्क दिया हुआ है यूजलेस है, मेटल्स दे रखा है डार्क दे रखा है यूजलेस है, एसिड दे रखा है यूजलेस है। यहां पर साफ साफ आपको Cl2 के साथ यूवी लाइट दिया हुआ है, तो जैसा मैंने भी बताया उसके हिसाब से कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डेंसिटी। कुछ एरोमेटिक हेलाइट्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनकी जो डेंसिटी है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों डेंसिटी का सीधा सा रूल है जो अपने केमिस्ट्री के अंदर किसी भी होमोलोगस सीरीज या चैप्टर में हम लोग काम ले लेते हैं, और ये होता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, बेंजीन से ज्यादा हेलो बेंजीन का हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन का मास ऐड हो जाएगा। यहां पर दो दो हेलोजन है तो अगेन बेटा डाई हेलोजन का ज्यादा आएगा, और इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन से भी ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका हो गया, इस वाले कंपाउंड का। तो इसका डेंसिटी आना चाहिए सबसे ज्यादा, ओके। और सबसे कम जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ जाएगा इसका, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी आ जाएगा सबसे कम। और यहां तो शायद कॉर्नर से आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ए के बाद आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा सी, और सी के बाद आ जाएगा डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एब्सोल्युटली करेक्ट यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। कुछ हेलो एल्केन या एल्किल ब्रोमाइड आपको दे रखे हैं और बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा सीधा सा रूल होता है जो अपन हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ चुके हैं, और यहां पर भी अपन उसी रूल को फॉलो करेंगे। क्या कि बॉइलिंग पॉइंट निकालते समय सबसे पहले आपको देखना होता है मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर आप जब देख रहे हैं तो सारे के सारे ऑप्शन ऐसे इसमें मॉलिक्यूलर मास बराबर है, 4 कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन दोनों में दिया हुआ है, तो ये वाला रूल तो काम नहीं आने वाला। लेकिन जब आप
और आगे बढ़े, आइसोमेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े, तो ये बोला जाता है कि ब्रांचेस बढ़ने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। इसको कई बार अपन ऐसे भी बोल देते हैं कि आप एल्किल हैलाइड की डिग्री देख लीजिए, है ना। जैसे तो 1 डिग्री हैलाइड है, ये वाला जो हैलाइड है ये 1 डिग्री हैलाइड है, और ये वाला जो हैलाइड है ये 3 डिग्री हैलाइड है। अब 3 डिग्री हैलाइड में ये तो आपको नजर आ गया होगा कि सर ब्रांचेस मैक्सिमम है, यस और नो। ब्रांचेस अगर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। और मिनिमम यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बड़ी होशियारी से बना रखा है कि भैया 1 डिग्री ये वाला भी और 1 डिग्री ये वाला भी, ये 2 डिग्री नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हम याद नहीं कराते कंसेप्ट को, हम कंसेप्ट को समझाते हुए सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो जरा सा भी चेंज आंसर को पलट सकता है। तो अगर अपन इन दोनों 1 डिग्री हेलाइड की तुलना कंपैरिजन कर लें तो भैया इसमें एक ब्रांच आपको नजर आ रहा है, जबकि इसमें ब्रांच नहीं है, और हमने आपको बताया कि ब्रांच बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो बच्चों इसमें ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट लिटिल बिट कम आएगा एज कंपेयर टू बी, और कम अगर आएगा तो कम यानी कि ये आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। तो दैट्स वाइज क्वेश्चन का फाइनली जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following molecule carbon atom marked with asterisk is asymmetric? जिस कार्बन पर एस्ट्रिक का साइन बना रखा है ये आपको पहचानना है कि असिमेट्रिक किसमें है। बच्चों असिमेट्रिक कार्बन को ही किरिल कार्बन भी बोला जाता है, पहली बात तो ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों किरिल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन होता क्या है, तो जवाब है एनी कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट स्पीसीज इज नॉन एज किरिल कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिस पर 4 वैलेंसीज पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हों, यानी रिपीटेशन नहीं हो, उसको किरिल कार्बन माना जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हैं, आयोडीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसमें किरिल कार्बन माना जाएगा, यस। ऑप्शन नंबर बी में आयोडीन, ड्यूटीरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, चारों ग्रुप अलग अलग है तो इसको भी किरिल कार्बन माना जाएगा, ऑब्वियसली यस। ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोजन, OH, मिथाइल, इथाइल, अगेन चारों ग्रुप अलग अलग है तो इसमें भी किरिल कार्बन माना जाएगा, यस। ऑप्शन नंबर डी में यहां पर हाइड्रोजन है लेकिन यहां पर एक और हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिपीटेशन कर दिया तो इस वाले कार्बन को किरिल कार्बन नहीं माना जा सकता। तो आपका जो आंसर आएगा वो A, B एंड C आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन के अंदर A, B एंड C आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो दैट्स वाई बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को टारगेट करते हुए है, लेकिन ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, तो वही इंटेंशन से यह क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए विच इज गिवन बिलो। ठीक है ना, आपको पहचानना है इनेंशियोमर ऑफ ए। बच्चों इनेंशियोमर का मतलब होता है एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट हो। ठीक है ना, एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट हो। ठीक है ना। यहां पर बच्चों 3 डायमेंशनल व्यू आपको दे रखा है, इसलिए मिरर इमेज वाला तरीका नॉर्मली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली कोई एक्सचेंज वैक्सचेंज समझ में आता है तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन वाला तरीका यहां पर सटीक है, जिसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आइए एक बार इन सभी के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, आंसर अपने आप सही आ जाएगा। अब बच्चों RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय सबसे पहला काम क्या होता है कि जो किरेल कार्बन होता है उस पर जो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसको प्रायोरिटी रूल के हिसाब से या सिप रूल के हिसाब से आपको नंबरिंग देना होता है, और नंबरिंग देते समय एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, यानी उसको हमेशा रैंक नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, यहां जुड़ा हुआ है कार्बन, यहां जुड़ा हुआ है कार्बन, यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो मैं इसको बोलूंगा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि नंबर 1। अब कार्बन इन दोनों में है तो आप नेक्स्ट एटम की तरफ जाते हैं, इस कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, इस कार्बन के आगे, इस कार्बन के आगे अगेन कार्बन है, क्योंकि इथाइल को आप कैसे लिखोगे, CH2CH3।
तो दैट्स वाई उस नेक्स्ट वाले कार्बन के बिहाफ पर ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। अब बच्चों ग्रुप तो यही है सभी में, तो मैं यही नंबरिंग एक बार यहां पे फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 1, 2, 3, 4। अभी आरएस नहीं आ रहा है, अभी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर रहा हूं सभी में, ताकि जिन बच्चों के अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन के फंडे भी क्लियर नहीं हो तो इस क्वेश्चन के बहाने से वो भी अच्छे से उनके रिवाइज हो जाए, इवन तैयार हो जाए। ओके, तो मैंने नंबरिंग कर दिया इसमें 1 2 3 4 सभी में। अब बच्चों नंबरिंग करने के बाद, स्टेप नंबर 1 करने के बाद आपको इस बात पे ध्यान देना होता है कि नंबर 4 यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर सिचुएटेड है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे होता है तो हम रूल नंबर 1 के हिसाब से आंसर बना लेते हैं, यानी एरो 1 2 3 जो बनाएंगे वो अगर क्लॉकवाइज मिला तो आर और एंटी क्लॉकवाइज मिला तो एस उसको बोलेंगे। अगर नंबर 4 टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो हम रूल नंबर 2 फॉलो कर लेंगे, यानी 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो उसका उल्टा आर के बजाय एस और एस के बजाय आर बोलेंगे। लेकिन नंबर 4 अगर इन द प्लेन ऑफ पेपर है तो आपको एक्सचेंज मेथड अप्लाई करना होता है। कैसे, यहां पर आपके काम आने वाला है, आइए सीखिएगा। तो इसके अंदर बच्चों नंबर 4 इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो आई सजेस्ट कि आप नंबर 4 को नंबर 3 से, सर नंबर 3 से ही करना है हमेशा, ना 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 ना, नंबर 4 को अवे वाले ग्रुप से एक्सचेंज कर लीजिए। तो 4 के बदले 3 आ जाएगा और 3 के बदले 4 आ जाएगा। अब जो एक्सचेंज के बाद अरेंजमेंट आया है उसमें नंबर 4 अवे है, तो मैं रूल नंबर 1 से इसका आंसर बना लूंगा। तो मैंने इसका आंसर बनाया 1 2 3, यानी कि क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब आर। लेकिन माय डियर बच्चा, क्लॉकवाइज यानी कि आर तो एक्सचेंज के बाद वाला है, और आप जानते हैं कि एक्सचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो एक्सचेंज के बाद वाला अगर आर है तो ओरिजिनली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एस माना जाएगा। बस यही फंडे सारे ऑप्शन में लगा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर नंबर 4 इन द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इसको अवे वाले ग्रुप से एक्सचेंज कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 4, एरो बनाया मैंने 1 2 3, ये बना एंटी क्लॉकवाइज माने एस, एस का अपोजिट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आर, क्योंकि आपने एक्सचेंज किया हुआ है। यस, इसके अंदर नंबर 4 अवे है तो सीधा सीधा रूल नंबर 1 काम आ जाएगा। तो आपने एरो बनाया 1 2 3, ये बना एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस, तो आपका आंसर सीधा सीधा एस आ गया। इसमें नंबर 4 अगेन इन द प्लेन ऑफ पेपर दिया हुआ है तो इसको अवे वाले ग्रुप से एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, आपने एरो बनाया 1 2 3, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आर, आर का अपोजिट हो गया एस। और इसकी अगर बात कर लूं तो इसमें नंबर 4 अवे है, यानी रूल नंबर 1 काम आएगा। आपने एरो बनाया 1 से 2, 2 से 3, ये बना एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो गिवन है वो तो एस था। अब एस का इनिशियोमर क्या हो जाएगा, आर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 की बात कर ले तो यहां पर तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको इनिशियोमर नहीं बल्कि आइडेंटिकली होमोमर्स माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। तो बच्चों विसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या होता है, टू हेलोजेंस ऑन 1 2 और एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, दो हेलोजन होने चाहिए पड़ोसी वाले कार्बन पर 1 2 वाली पोजीशन पर, जहां पर ऐसा है उसको विसिनल डाइहेलाइड नाम दिया जाता है। इसने बोला हुआ है डाइक्लोरोमीथेन, तो भैया एक ही कार्बन पे 2 मीथेन आएगा, तब तो ये जेम डाइहेलाइड हो गया। यहां पर बोला हुआ है 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इथेन के अंदर दो अलग अलग कार्बन पर हेलोजन है, तो ये वाला आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बोला हुआ है इथाइलिडीन क्लोराइड, तो बच्चों इडीन का बोला जाता है जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे हो जाएगी, तो ये भी एक तरह का जेम डाइहेलाइड है। और एलाइल क्लोराइड, इसके अंदर तो दो हेलोजन है ही नहीं, इसके अंदर तो एक ही हेलोजन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों ध्यान से। द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इन दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है ना,
आपको पहचानना है कि एक स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, इसके अंदर ये जो ब्रोमीन है ये किस प्रकार का ब्रोमीन है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में मैं एडवाइस करूंगा कि आपके पास एक एक्सपांडेड फॉर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको एक्सपांडेड फॉर्म बना करके लिख लेते हैं, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है तो आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म बना करके लिख लीजिए ऐसे। अब आराम से क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए कि ये जो ब्रोमीन है ये किस प्रकार का ब्रोमीन है, ये आपसे बोला जा रहा है। एलाइलिक है तो जवाब है यस, क्योंकि एलाइलिक के अंदर क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है जो यहां पर दे रखा है। एराइलिक में तो बेंजीन रिंग होना चाहिए, वो हो नहीं सकता। विनाइलिक के अंदर sp2 कार्बन पर ही हेलोजन होता है तो वो हो नहीं सका। और सेकेंडरी बोलना भी गलत है क्योंकि भैया ये तो 3 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है ना। तो इसको मैं ओवरऑल अगर बोलूं तो ये 3 डिग्री वाला ब्रोमाइड भी है और ये एलाइलिक ब्रोमाइड भी है। तो अभी जैसे ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़िए। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with benzene in the presence of aluminum chloride, which of the following species attacks the benzene ring in this reaction। एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। आपको लेना है बेंजीन, इस बेंजीन की जो रिएक्शन है ये आपको करवानी है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, और जो कन्वर्जन है या जो प्रोडक्ट है वो आपको बता रखा है कि इस रिएक्शन में क्या बन जाता है, क्लोरीन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने वाली स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो वैसे तो ऑप्शन में ऐसे ही पकड़ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा डिटेल में अगर अपन बात करना चाहें तो भैया ऐसा समझिए बच्चों, इसको होता क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये लेविस एसिड है वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, और जो क्लोरीन है इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, है ना, सफिशिएंट लोन पेयर यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले कोई एक हेलोजन एल्यूमिनियम क्लोराइड को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ही यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली इस वाले बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर देगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों के रिएक्शन से जो बनकर के तैयार होता है वो होता है Cl पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव। ओके, और Cl पॉजिटिव क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल ESR करता है जिसकी सहायता से जो बेंजीन है ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन। तो सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर बनाइए। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इडीन, है ना, इथाइलिडीन। यानी कि इथाइल का मतलब तो हो गया 2 कार्बन और इडीन का मतलब हो गया कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आपको जोड़ने हैं। तो बच्चों इथाइलिडीन क्लोराइड की स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसी। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए होते हैं तो इसको जेमिनी, जेमिनल या जेम डाइहाइड बोला जाता है। और इसी बिहार पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसका प्रोडक्ट ए है और आपको पहचानना है कि जो प्रोडक्ट नंबर ए है वो आखिर क्या है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा तो अपन यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करवाते हुए जो माइनस है उसको प्लस से जोड़ देते हैं। तो बच्चों जैसे ही स्टेप नंबर 1 के हिसाब से आपने यहां पर H पॉजिटिव जोड़ा तो स्टार्टिंग में एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता हुआ आपको नजर आएगा कुछ ऐसे। बच्चों अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रेट की शिफ्टिंग कर लेंगे, नियर बाई पोजिशन हाइड्रेट की शिफ्टिंग कर लेंगे ताकि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाए जिसके अंदर रेजोनेंस होता है, दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी इनिशियल कार्बोकेटाइन से काफी ज्यादा है। ठीक बच्चों, यहां से अपन ने क्या किया, हाइड्रेट की शिफ्टिंग कर ली और उस हाइड्रेट की शिफ्टिंग से ये जो कार्बोकेटाइन है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली आपको HCl दिया हुआ था, तो HCl में से Cl नेगेटिव का अटैक करा दीजिएगा। और जैसे ही आप Cl नेगेटिव का अटैक करवाओगे तो जो मेजर आंसर है वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके बच्चों, एक और बात बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो उस आंसर से परेशान मत होइएगा। हमने जो आंसर आपको बता दिया है ये आंसर आप हमेशा फाइनल मान करके चलिएगा।